नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपके सामने आज हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के, जो कि एक शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक रखता हूं, और ऐसे टॉपिक रखता हूं जो थोड़ा सेलेक्टिव होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी हाल ही में पीसीएस वगैरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जहां पर हिंदी आप देखते होंगे पूछती है। जैसे दारोगा का एग्जाम हुआ, टेट का एग्जाम हुआ, खासकर यूपी टेट, दारोगा या वनडे एग्जाम। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों से तो हिंदी पूछी जाती है। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे संधि, समास, ठीक है, कारक, विभक्ति, इससे संबंधित प्रश्न हर जगह आते हैं। तो उसी संदर्भ में मेरा आज का टॉपिक है संधि। चलिए हम संधि को एक मैथमेटिकल अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल लहजे में। संधि इससे पहले भी आप पढ़ते आए हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन एक मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे जो टेक्निकल फैक्टर है कि संधि कैसे होती है या उसका सिस्टम क्या है। तो देखते हैं कि संधि को हम मेल कहते हैं, मिलाना। मेल का तात्पर्य है मिलाना, ठीक। चलिए संधि की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो आप अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं पाएंगे, लेकिन मैंने कम से कम 2 परिभाषाएं यहाँ सम्मिलित की हैं। यद्यपि इसकी 2-3 परिभाषाएं मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी 2 परिभाषाएं जिसमें सारी परिभाषाएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो चलिए पहली परिभाषा की ओर चलते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। तो पहली डिफिनेशन हमारी है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसमें आप एक उदाहरण लेंगे। निकटवर्ती का तात्पर्य क्या हुआ कि विद्या प्लस आलय, ठीक है। और यहां से देखिए परिभाषा में ही कई टॉपिक छिपे रहते हैं। जैसे 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब निकटवर्ती का तात्पर्य है कि वर्ती, निकट और निकटवर्ती सब में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अत्यधिक निकट जो हो, मतलब सबसे ज्यादा निकट क्या हो सकता है वो। तो सबसे निकट से विद्या शब्द है। तो विद्या शब्द में जो विद्या, विद्या के बाद जो आ है, आ की मात्रा है, ये सबसे अंत में है। मतलब प्रथम शब्द के का सबसे अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ठीक है। तो ये सबसे नजदीक है आपस में, है ना। तो इन्हीं में संधि होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि विद्या का आ में हो जाए, या जो आलय है, आलय में जो ल के बाद आ रहा है उसमें संधि हो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होगा। होगा कहाँ? निकटवर्ती में होगा। तो इसलिए डिफिनेशन हम समझेंगे। कभी कभी डिफिनेशन लिखने को आती है तो हम लिखते हैं कि 2 निकट वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या जो निकट 2 वर्ण जब निकट होते हैं तो उनके मेल को संधि कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। निकटवर्ती या निकटतम, तम लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे तम। तो सबसे नजदीक कौन से हैं, मतलब उससे नजदीक फिर कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे परिभाषा इसकी हो जाती है, ये बात इस पर लागू होती है परिभाषा पे। एक टॉपिक जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, मैं संधि की पूरी व्याख्या इस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए जानकारी रखना अलग बात होती है, और जानकारी को एक्सप्लेन कर पाना, व्यक्त करना अलग बात होती है, ठीक। अब इसको हम समझेंगे कि जैसे आपसे पूछा किसी ने कि संधि किस जगहों पे होती है, तो आप बताएंगे संधि वर्णों में होती है, ठीक है। क्योंकि शब्द तो 2 होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो संधि होएगी किसमें, वो संधि होएगी वर्णों में। तो एक टॉपिक आपको मिला, संधि वर्णों में होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, निकटवर्ती वर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें विकार या परिवर्तन होता है। तीसरी कंडीशन, परिवर्तन होगा, मतलब वही नहीं रहेगा, कुछ बदलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं मेल। अब मेल किसका होता है? वर्णों का। मैंने उत्तर लिख दिया ना। इस तरह से प्रश्न इंटरव्यू में पूछ जाते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न भी बना दिया। मेल किसका होता है? तो अक्सर क्या होता है, इंसान चौंक जाता है। मेल किसका होता है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए वर्णों का, क्योंकि वहां एकदम फैक्चुअल आंसर देना पड़ता है हमें। अब संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या होती है, जो एक सिंपल सी परिभाषा, मतलब क्या कोई कह दे कि आप संस्कृत का इंटरव्यू देने गए हैं, तो आप यद्यपि बहुत बड़ी परिभाषाएं आपको आती हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके बड़े बड़े ज्ञान पे नहीं चलती, वो सिंपल चीजों पे चलती हैं। जैसे संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या होगी, बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन आप एक परिभाषा जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है इसको याद करिए, परः सन्निकर्षः संहिता, ठीक है। बस इतना याद रखिए, संहिता, संधि को संहिता कहते हैं। तो परः सन्निकर्षः संहिता मतलब निकटवर्ती जो वर्णों में, संहिता मतलब होता है कि संकलन, जोड़ हो जाए, योग हो जाए, तो वो संधि है। बस शॉर्टकट संस्कृत परिभाषा की है, तो बस इतना याद रखना है, परः सन्निकर्षः संहिता। अब आगे देखते हैं, एक परिभाषा और मिलती है। हाँ, तो दूसरी परिभाषा यह है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो मैंने कहा ना, विकार एक शब्द आएगा, तो विकार का मतलब ये मत समझिएगा कि विकार में होता है दोष या बुराइयां। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि अ और बड़ा आ मिले तो इन दोनों की जगहों पे बना बड़ा आ, ठीक है। ई का या ऊ का वो ऐसे से संधि में होता है ना, तो वही परिवर्तन हो रहा है, विकार। तो एक परिभाषा ये हो सकती है। चलिए कंडीशंस देखते हैं, संधि किन कंडीशंस में होती है, क्योंकि ये कंडीशंस आपको जल्दी नहीं मिलेगा, और चीज तो आपको मिल जाएंगी, कभी कंडीशंस नहीं मिलेगा। तो मैं आपके सामने कंडीशंस को दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इन स्थितियों में संधि होती है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इन स्थितियों में संधि होती है या हो सकती है। 4 लगभग कंडीशन इसकी हो सकती हैं। तो मैंने एक मैथमेटिकल ट्रिक अपनाया है, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो डब्बे बने हुए हैं, मतलब आप ये चौकोर आकार के जो देख रहे हैं, एक आकृति देख रहे हैं, ये सब ये वर्ण है, लेटर है। मान लीजिए यहाँ ये राम लिखा है या विद्यालय लिखा है, विद्यालय, देख रहे हैं ना। मेरे पेन को एकदम नोक को देखिए आप, विद्यालय। अब विद्यालय में
ल य के बाद जो अ है, मान लीजिए ये अ है, ये चौथा जो है, मान लीजिए एक एक वर्णों को मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। विद्यालय के एक एक वर्णों को मैंने व में वी, देखे व है ना, तो व हलंत ई, वी द्या द य और बड़ा आ, ठीक है। विद्या ल प्लस अ, विद्या ल, फिर य है तो य में य हलंत प्लस अ, तो अंतिम में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो वे अस्वर है, मतलब विद्याधनालय, तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, विद्यालय को विद्याधनालय। तो मान लीजिए विद्या है, पहला शब्द पूरा विद्या है, और ये दूसरा वाला आलय है, तो विद्या में बड़ा आ स्वर है और ये आलय भी स्वर है। तो ये विद्या है, विद्या में बड़ा आ स्वर है और आलय में स्वर है, तो मतलब पहली कंडीशन है कि स्वर स्वर जब हो, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब स्वर हो, एक कंडीशन होती है, तब वहां संधि होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन देखेंगे शब्दों की निकटता कैसे कैसे होती है। दूसरी है कि जब ये प्रथम शब्द ये है, आप देख रहे हैं ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो ये मान लीजिए प्रथम शब्द का अंतिम जो लेटर है वो स्वर है, प्रथम शब्द का अंतिम लेटर स्वर है, तो प्रथम शब्द का अंतिम लेटर अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का पहला जो लेटर हो व्यंजन हो, ये कंडीशन हो सकती है, तो भी वहां संधि होती है। तीसरी कंडीशन है कि प्रथम शब्द का अंतिम लेटर, ठीक है, जैसे सरित शब्द है, सरित, तो त वर्ण जो है व्यंजन है ना, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन हो, मतलब व्यंजन व्यंजन हो जब दोनों, ठीक है, व्यंजन व्यंजन, तो भी संधि होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू व्यंजन संधि होगी। इसी आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है, ठीक है ना, इसी आधार पर इसका नामकरण किया जाता है, स्वर संधि व्यंजन संधि कंडीशनों पे, ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए स्वर स्वर देख रहे हैं तो स्वर संधि नाम पड़ जाएगा, ठीक है, स्वर संधि व्यंजन संधि, ठीक है, ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन संधि, ये विसर्ग संधि, इसी कंडीशन में नाम पड़ता है इसका। तो अब फिर चौथी कंडीशन क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और देखिए द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, चूंकि इसी में संधि होती है, तो द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण स्वर भी हो सकता है, मैंने आबलीक लगाया है, व्यंजन भी हो सकता है, मतलब ये तो विसर्ग रहेगा, लेकिन विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, तो द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण कभी विसर्ग नहीं हो सकता। हाँ, स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं, इसे मैं दोनों लगाए, दोनों हो सकते हैं, तो वहां विसर्ग संधि होगी। मतलब आप एक चीज मोटा मोटा आइडिया देखिए कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, अगर वो स्वर है या व्यंजन या विसर्ग है, तो इसी आधार पर संधि का नामकरण किया जाता है कि भैया इसमें स्वर संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी, इसमें विसर्ग संधि होगी। जैसे यहाँ स्वर संधि हो गई, यहाँ स्वर संधि हो गई, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है स्वर है, यहाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चार कंडीशन में क्या होता है, चार कंडीशन में संधि हो सकती है, और ये अकॉर्डिंग टू द बाबूराम सक्सेना किताब से मैं देख के पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक टेक्निकल फैक्टर मैंने खुद बनाया है, तो ये कहीं से हवा में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आगे देखिएगा, संधि के भेद आप भी देख सकते हैं, संधि के भेद आप देखिए, तो मोटा मोटा जो एग्जाम फैक्टर पे जो पूछता है, ठीक है, जो एग्जाम में आप इसमें अपवादों में नहीं जाएंगे, संधि के 5 प्रकार होते हैं, आप एग्जाम फैक्ट्स देखेंगे जहां पे आपका काम चल सकता है 80%, तो 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 5 हैं, उसके सिवा भी भेद हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पूरी की व्याख्या नहीं करूंगा, उसमें जो है कुछ ऐसे सूत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत के, उसमें दोनों लैंग्वेज में मैं उसकी व्याख्या अगली वीडियो में करूंगा। तो आप मुख्य देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, स्वर संधि अभी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है, ये 5 भेद हो गए स्वर संधि के। इसके बाद हम उसमें पहले पे आएंगे, लेटर पे, पहला हमारा प्रकार है स्वर संधि का, वो है दीर्घ स्वर संधि। तो अभी हम एक एक की व्याख्या बड़े आराम से बोथ लैंग्वेज में करेंगे। अब हम देखिए दीर्घ स्वर संधि की बोथ लैंग्वेज में व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दीर्घ स्वर संधि देखिए, अका सवर्ण दीर्घ का सूत्र है, ठीक है। इसके सिवा भी दीर्घ स्वर संधि करने के और से बहुत सूत्र हैं, मतलब वैकल्पिक सूत्र कुछ लगते हैं, उनकी व्याख्या मैं सिंपल एक दो उदाहरणों से कर दूंगा, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे भी अपवाद से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, ठीक। अब आप देखिए, अक सवर्ण दीर्घ, तो अक प्रत्याहार मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्लस से समझिए, प्लस को ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो आपका होगा वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप पूरा इसकी देखिए, पूरा चार्ट देखिए, उसमें ध्यान से, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अक प्रत्याहार का होगा, मतलब अ ई उ इस तरह से, ठीक है, अ ई उ री, और अंतिम जो द्वितीय शब्द होगा, क्योंकि दो शब्दों के वर्णों में संधि हो रही है तोड़ने पर, तो जो द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण होगा वो सवर्णी होगा। सवर्णी का मतलब समझिएगा कि छोटे चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। स में समान, वर्णी में स्वर्ण, मतलब जैसे अगर यहाँ अ है तो यहाँ भी अ, अगर यहाँ ई है तो यहाँ भी ई, या अगर यहाँ उ है तो यहाँ भी उ, यहाँ री है तो यहाँ भी री। सवर्णी माने स मीन्स समान, वर्णी मीन्स वर्ण, समान वर्ण हो आपके जैसा, कहते हैं डबल रोल, आपने फिल्मों में देखा होगा, डबल रोल जैसी कंडीशन हो। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है, अब
यही पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ अ है तो यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ अ भी हो सकता है, यहाँ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यहाँ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यहाँ छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, यहाँ छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है। इसको आप संस्कृत में दीर्घ ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ री ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, यहाँ री ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में। लेकिन अगर यहाँ अ है या बड़ा आ है और यहाँ अ है या बड़ा आ है, तो दोनों कंडीशन में जो होना है वो यही होना है। मेरी पेन को आप देखिए, तो दोनों कंडीशन में जो होना है वो होना है बड़ा आ होना है। अगर ई या बड़ी यहाँ है या यहाँ है तो दोनों कंडीशन में बड़ी ई हो जाना है। अगर ऊ है तो बड़ा ऊ ही होगा, री है तो बड़ा री, मतलब कि दीर्घ री होगा। ठीक है, तो दीर्घ ही होना है हर कंडीशन में। यही चीज हिंदी में भी लागू है और संस्कृत में भी लागू है। ठीक, चलिए अब उदाहरण के तहत समझेंगे। अभी मैं आपको सवर्णी वगैरह की जो बातें बता रहा था उदाहरण के तहत समझेंगे। हिंदी वाले समझेंगे, उनको अ क से विशेष मतलब नहीं रहता, जो सिर्फ हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो सीधा समझेंगे अ ई उ री, बस उनको इतना ही समझना है। अ ई उ री के बाद अ ई उ री आए तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ बड़ी ई हो जाती है क्रमशः। एक शब्द लगाएंगे क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि अ के बाद बड़ा आ या छोटा अ या बड़ा आ हो, बड़ा छोटा अ या बड़ा अ हो, बड़ा आ नहीं होता, छोटा अ या बड़ा अ ही कहेंगे, बड़ा अ हो। ठीक है, तो छोटा अ या बड़ा अ, ये बड़ा अ है, बड़ा आ नहीं है, ये बड़ा अ है, तो ये हो सकता है। ठीक है, मतलब अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक बड़ा आ, देख रहे हैं ना, बराबर बड़ा आ। सेम यही कंडीशन सब में, ये सिर्फ हिंदी वाले समझेंगे। उसके बाद देखिए छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई, दोनों कंडीशनों में क्या होना है, बड़ी ई। इसी तरह से ऊ के रेफरेंस में बात लागू होती है और री के रेफरेंस में भी बात लागू होती है। हर कंडीशन में यहाँ बड़ा ऊ हो जाना है और यहाँ बड़ी री हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हिंदी वाले सिर्फ इतने समझेंगे, इनको अक से नहीं मतलब है। ठीक है, सवर्णी से थोड़ा मतलब है कि समान होना चाहिए, समान वर्ण। अगर ज्यादा टफ लग रहा है, स मिस होता है समान, समान, और वर्णी मिस होता है वर्ण। वर्णी मिस क्या होता है, वर्ण, समान वर्ण। तो इस हिसाब से अब जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो मुझे नहीं लगता कि उदाहरण आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ये दैत्य लिखा है, इसके अ को मैंने देखिए हलन से अलग कर लिया है, तो लिखा, अब इसको पूरे को देखिए जोड़ के, मैं यहाँ से एक मार्किंग कर रहा हूं। तो दैत्य लिखा है, क्या लिखा है, दैत्य। दैत्य में लास्ट में अ है, अ से जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अरि, अरि में होता है शत्रु, तो जब अ से अ मिला तो बड़ा आ हुआ। ये देखिए बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ा का निशान जिसे कहते हैं शुद्ध देहाती भाषा, निशान या चिन्ह। तो ये बड़ा आ का चिन्ह हो गया। मैंने यही कहा था कि दीर्घ हो जाना है, दीर्घ हुआ। यहाँ देखिए छोटी ई, ये है छोटी की मात्रा, देखने में तो आगे लगी है लेकिन एक्चुअली इसकी उपस्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं ना, ई से ई मिला, क्या हो गया, बड़ी ई। ये देखिए अब इसको सीधा बड़ी कहाँ हुआ, हो यहाँ रहा है, ये बड़ी ऊ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया बड़ी ई। ठीक, और देखिए विष्णु, ये एक्चुअली ऐसे, ये विष्णु का मतलब है, ये ऐसे लिखा है विष्णु। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इक्वल टू, बराबर का चिन्ह है, मैथ एक्स बराबर वाई, तो विष्णु बराबर विष्णु, तो ऊ से ऊ मिला, हो गया बड़ा ऊ, विष्णु हो गया, विष्णु। शुद्ध उच्चारण भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बड़ा फर्क पड़ता है। तो विष्णु धन उदय बराबर विष्णुदय। ठीक है, बड़ा हो गया, विष्णुदय हो गया। क प्लस रिकार, तो क के बाद ठीक है, क प्लस रिकार, तो क में इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से लिखिएगा नीचे, क प्लस रिकार को बराबर लगा करके, इसे होता है एक्स बराबर वाई, तो क करके ऐसे कर सकते हैं। क्रिकार ना, क्रिकार शब्द है, तो एक री ये है, ये भी री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये री है, एक्चुअल री है। तो ये री और ये री मिल करके दो री, ये अगर दो री हो जाए तो दो री ऐसे लगा दिया जाता है, डबल री, तो क्रिकार बन गया। तो चारों उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज मैंने जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपके सामने दिया, जो परिभाषा दी, ये इससे हट के मुझे नहीं लगता कोई परिभाषा होगी। ठीक है, इसके बाद मैं अभी दीर्घ स्वर संधि में ही कुछ और सूत्रों की चर्चा करूंगा जो संस्कृत में होते हैं, हिंदी वालों के लिए भी कारगर हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए आप, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई उदाहरण हो जो आपके समझ में ना आ रहा हो, तो मैं उसका सुझाव, उसका सजेशन, उसका जो सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।